चलो, ठीक है। अपन स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है। तो सबसे एलिमेंट्री और सबसे फंडामेंटल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक्ट है वो कौन सा है? आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है ना। इसकी थीम बस याद रख लेना। ठीक है। जो वादा किया वो आ रहा है समझ में? ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। क्लियर है ना? देखो, कानून किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है? ह्यूमन वैल्यूज और उन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि भाई, कोई भी व्यक्ति कुछ भी अगर तय कर ले तो फिर वो उसको निभाए। अपन पुराने जमाने में इसको ऐसे जबान दे दी बोलते थे ना कि भाई जबान की बात है, तो वो उस चीज को लीगलाइज कर दिया गया है। इसका मतलब कि भाई अब आपने जो भी कुछ प्रॉमिस किया है या कुछ भी, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा? निभाना पड़ेगा। अब जब कोई चीज कानून बन जाती है ना, समझना रहा है, तो अगर आप वो नहीं करो तो फिर उसमें पनिशमेंट होती है। ठीक है। कानून जो भी बनता है वो फैसिलिटेट करने के लिए या सोसाइटी के बढ़ावे के लिए, है ना, या तो फिर भाई हर व्यक्ति के राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि देखो क्या होता है ना, क्या है, कोई एक व्यक्ति अनफेयर फायदा उठा ले। आप समझो, आप कहीं पर लाइन में लगे हुए हो, ठीक है, और आपको लग रहा है कि भाई पौने घंटे की लाइन है, पौने घंटे बाद मेरा नंबर आया। कोई आया और ऐसी जबरदस्ती घुसा और उसने अपना काम करा लिया और चला गया। क्या होगा? नहीं नहीं, उसके बाद अगर तुम खड़े हो लाइन में, तुमको आधा घंटा और कोई आकर के ऐसे हो गया, तो व्हाट विल बी योर रिएक्शन? सोच करके देखो। हाँ, लड़ाई हो जाएगी, बताओ। अरे गुस्सा आएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। समझ रहे? अगर तुम दमदार हो तो तुम लड़ लोगे, अगर मान लो वो बहुत बॉडी बिल्डर टाइप का है तो क्या होगा? तो सिर्फ चिढ़ मच जाएगी बहुत ज्यादा। अरे समझ, थोड़ी बहुत बहस तो हो ही जाएगी। समझ में आ रहा है? लेकिन हम लड़ेंगे नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि आप एक बार सोच करके देखो, आपके दिमाग में ये हो जाएगा कि अगली बार कभी अगर मौका मिला तो फिर आप भी करोगे। क्योंकि ये क्या तरीका है? सोसाइटी ऐसे नहीं चल पाती है। हमने एज ए ह्यूमन बीइंग पूरी धरती पर कब्जा सिर्फ एक ही बात को ध्यान में रख करके किया है कि वी एक्ट क्यूमुलेटिवली। और हम क्यूमुलेटिवली तभी एक्ट कर पाएंगे जब हर व्यक्ति के राइट्स वगैरह जो है वो सुरक्षित रहेंगे। आ रहा है समझ? ये है बेसिक थीम। समझ में आ रहा है? ह्यूमन बीइंग, मैनकाइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना, वो कानून आपका बना हुआ होता है। अरे समझ, उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि भैया, जो कोई भी इंसान, ठीक है ना, तो उसको राइट्स दे रहे हैं, पर उसके राइट्स का जो वो यूज करेगा उस समय किसी और के राइट्स ना छेड़े। सारी लड़ाई इसी बात की है कि भैया मैं सही कि तुम सही, और दोनों सही जब होते हैं ना, तो इसका मतलब कि एक कॉमन एरिया है जो कि क्या हो रहा है ना। जैसे अ, आप समझो कि एक व्यक्ति का ये अधिकार क्षेत्र है, दूसरे व्यक्ति का ये अधिकार क्षेत्र है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर द मोमेंट क्या होगा, दूसरे व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र ऐसा आया, तो ये जो एरिया है, ये ए बोलेगा मेरा अधिकार है, बी बोलेगा मेरा अधिकार है, और यही लड़ाई चलती रहती है। और इसी चीज को लेकर के कानून जो है वो क्लैरिफाई कर देता है कि भैया कौन सही कौन गलत। आ रहा है समझ? तो भाई, बेसिक थीम तो क्या है कि जो वादा किया वो निभाना पड़े। पर वो वादा भी होना चाहिए ना। समझ आ रहा है? तो इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि भैया अगर मान लो, जैसे तुम इस चीज को नॉर्मली सोच करके देखो, मेन बात पता क्या है कि ये कानून हमको पता है, पर हमको ये कानून ना व्यवहारिक तरीके से पता है। हमको इसकी लीगल वैलिडिटी का अंदाजा नहीं है। हम लोग जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, हमारी अपब्रिंगिंग जो है ना उसमें ही हमको ये समझ में आ जाता है। एज ए ह्यूमन बीइंग हमको समझ में आ जाता है, क्योंकि हमको सही गलत की शिक्षा जो है वो एक तरीके से दी जाती है। समझ में आ रहा है ना? तो वो जो शिक्षा है वो एक्चुअली में करस्पॉन्ड करती है और क्या कहते हैं, मैच करती है किससे? कानून से। पर अभी आपको उसका बेस सही तरीके से समझना पड़ेगा। आप समझो, कोई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है, तो भी वो ये बोल पा रहा है ना कई बार कि अरे ये सही है ये गलत है। और कई बार वो बोल दे रहा है कि अरे हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। किस बेस पे पुलिस पे कंप्लेंट कर देगा? आप समझो।
पुलिस के पास कंप्लेंट सिर्फ तभी हो सकती है जब किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में कानून में लिखा हो कि ये गलत है और कोई व्यक्ति कर रहा है। तो वो कैसे बोल दे रहा है, उसने तो पढ़ा नहीं है कानून। क्योंकि हमारी ज्यादातर सही और गलत बातें जो हैं वो किसी ना किसी कानून में इंक्लूडेड है जो हमने मॉरली सीखी। तो लोग तुक्का लगा रहे हैं लेकिन वो सही है। आ रहा है समझ? अगर तुमको पता होगा तो तुम बहुत एग्जैक्ट तरीके से क्या कर पाओगे, बिहेव कर पाओगे। देखो, इट्स लाइक कि जो रूल्स है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना? आप अगर कोई वीडियो गेम खेलो या कुछ हो, समझ में आ रहा है, तो क्या होता है, अगर आप उसको खेलोगे तो अगर मान लो आप हार गए तो आपको वो बहुत अच्छे से बनता नहीं, या उसके बहुत सारे रूल्स जो है वो आपको पता नहीं। तो समझो कि ये आपका जो जीवन है ये भी इसी तरीके का, और इसके जो रूल्स हैं वो कहाँ तय कर दिए गए हैं, कानून में। समझ में आ रहा है, ठीक है ना? थोड़ा सा हिस्टोरिकल इसमें बैकग्राउंड भी है, और उसके बाद फिर आगे की बात है ना? अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो लॉन्च हुआ था वो 1872 में हुआ था, क्योंकि लड़ाइयाँ बहुत हो गई थी। समझ में आ रहा है, ठीक है? तुमने अकबर बीरबल वाले कुछ सीरियल वैसे देखे हुए? अगर देखे होंगे तो तुमको समझ में आएगा कि भाई क्या होता था, दरबार लगता था पहले, और उसमें क्या होता था कि कोई भी जो दो लोग लड़ रहे हैं वो राजा के सामने पेश होते थे। और जैसे बीरबल वाली अगर स्टोरी अगर तुमने कभी देखी होगी, बीरबल, तेनालीराम या ये सब जो थे, ये राजा के वो मंत्री थे जो एक्चुअली में केस सुलझाते थे। समझ में आ रहा है? और वो केस सही और गलत के बेसिस पर सुलझाते थे। जैसे एक स्टोरी थी कि भाई दो व्यापारी थे, और एक जो है वो हलवाई टाइप का था, और एक ग्राहक था। समझ में आ रहा है, ठीक है ना? तो वो लोग लड़ते हुए आए राजा के उसमें कि ये वो पैसे की एक थैली थी, तो वो हलवाई बोला कि ये मेरी है, और जो ग्राहक था वो बोला कि नहीं ये मेरी है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना? तो बीरबल ने जो है उसको बोला कि वो गर्म पानी की एक कहाड़ी लेकर के आओ, और उसमें उस थैली को जैसे ही डाला, ठीक है, तो उसमें से ऑयल को छोड़ने लगा। तो उसने बोला कि ये हलवाई की है, क्योंकि उसने दिन में 25 बार जो है उसको हाथ लगाया होगा। अरे समझ, दिस वॉज, ये इट इज वन ऑफ द केस जिसमें कि उन्होंने एक केस सॉल्व कर दिया कि कौन सही कौन गलत। आ रहा है ये समझ में, है ना, कि वो झूठ झूठ बोल रहा है। अब लेकिन कौन सही कौन गलत में क्या होता है, जैसे ट्रैफिक के रूल्स, समझ में आ रहा है? एक बार ट्रैफिक के रूल्स के बारे में सोचो, ठीक है? लाल लाइट है तो सबको रुकना है, और ग्रीन है तो सबको चले जाना है। क्यों मान रहे हैं हम इस बात को? नहीं मानोगे तो क्या होगा, चालान हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है ना? वो पैसे ले लेगा। एक बार इस बात को सोच करके देखो, मना करते तो वो जेल में डाल देंगे। कहाँ लिखा है ऐसा? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये लिखा हुआ है मोटर व्हीकल्स एक्ट। हम इस कानून के एक पर्टिकुलर प्रोविजन के बारे में जानते हैं व्यवहारिक तरीके से। आप इमेजिन करो, सबसे पहली बार जब आप रेड लाइट पे रुके होगे, या तो आप किसी के साथ बैठोगे या कुछ होगा, और जैसे ही लाल लाइट हुई और सब रुक गए, और यू मस्ट बी सरप्राइज्ड कि ये क्या हो रहा है। आ रहा है समझ? तो फिर किसी ने तुमको बताया होगा कि भैया देखो, लाल लाइट रहती है तो रुकना होता है, ग्रीन होती है तो जाना होता है। हमने सिर्फ इतना रूल सीखा। पर इसका जो बेस है, ये कैसे सारे लोग मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं, क्योंकि चालान का व्यवस्था रखेगी, ये सब किसने किया है? सरकार ने की। समझ में आ रहा है? तो ऐसे तो सरकार कुछ भी कर रहे, तुम चल रहे हो तो भी हो जाएगा। तो कानून बनने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, हम लोग ने, सब लोगों ने नेता चुने, उन लोगों ने फिर फर्दर ब्रॉड लेवल पर चुने, ये सारे चुन करके जाते हैं पार्लियामेंट। और कोई भी जो रूल बनाना होता है वो पार्लियामेंट में वो सारे लोग जो हमने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हुए, वो सारे मिल करके अगर कोई रूल होता है तो उसको अप्रूव करते हैं। बट एक रूल कभी भी बनाने से काम नहीं चलता। समझ में आ रहा है? जैसे क्या लगता है आपको कि ट्रैफिक के रूल में क्या बना होगा, कि रेड लाइट है तो रुकना है और ग्रीन है तो जाना है, ठीक है ना? लेकिन अगर एम्बुलेंस है तो इसका मतलब कि कानून में ये लिखा गया होगा क्या, कि भैया जब रेड लाइट होगी तो रुकना है, लेकिन एम्बुलेंस को इस बात से एग्जेम्पशन है। फायर ब्रिगेड है तो आग बुझाने जा रही है लेकिन रुके रहो, अभी रेड लाइट है। आप पॉइंट समझो। इसका मतलब फिर कानून बनाते समय बिल्कुल प्रॉपरली ये बैठ करके सोचा गया होगा कि क्या क्या चीजों को क्या करना है हमको।
एग्जेम्प्ट करना है। समझ रहे हैं? आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग पे नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों? आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग पे इसलिए नहीं छोड़ सकते हो क्योंकि हर व्यक्ति स्वार्थी है इन जनरल। समझ रहे हैं? तो अगर किसी भी व्यक्ति को अगर इंटरप्रिटेशन करने दोगे तो फिर वो क्या करेगा? अपने हिसाब से करेगा। इसलिए कानून बहुत डिटेल्ड होना जरूरी होता है। अरे समझ, पूरा डिटेल में लिखा जाएगा कि भैया देखो क्या कहते हैं, रेड लाइट होगी तो रुकना पड़ेगा, ये अगर छोटी गाड़ी है, ये है, साइकिल है, सबको रुकना पड़ेगा। क्योंकि फिर हर व्यक्ति पता है क्या बोलेगा? अच्छा साइकिल को रुकना पड़ेगा, अच्छा ये तो सिर्फ बस के लिए है। अरे सर, हम तो गाड़ी वर्ड में ही नहीं आते, इसका मतलब कि कानून को, गाड़ी को भी डिफाइन करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कानून का कंस्ट्रक्शन, तभी आप समझ पाएंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कंस्ट्रक्शन। ठीक है? तो फिर गाड़ी को भी डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा, मान लो कि हमने बोला कि एम्बुलेंस जा सकती है। ठीक है, अब एम्बुलेंस वाला जो है वो क्या कर रहा है? वो नॉर्मली चला जा रहा है। अब उसमें देख रहे हैं कि यार उसमें 10 में से 9 बार तो पेशेंट ही नहीं होता। और अगर पेशेंट नहीं है तो आप नहीं जा सकते। इसका मतलब हमने पहले बनाया कि रेड लाइट पे रुकना है, फिर हमने रूल बनाया कि यार एम्बुलेंस से तो नहीं रुकना है। लेकिन फिर हमने उसका एक्सेप्शन बनाया कि नहीं नहीं, अगर एम्बुलेंस में पेशेंट नहीं है तो रुकना है। तो अब आप इस पूरे को पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे कितनी सारी चीजें लिखी हुई हैं। आप समझो कि हर चीज को एनालाइज करके प्रैक्टिकल सिचुएशंस में सोच करके और फिर कानून बनाने वालों ने हर एक रूल जो है वो बनाया है। याद रखो ये कोई नॉर्मल थ्योरी नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी आप लोगों ने 12th तक में पढ़ा होगा वो क्या होगा? वो होगा कि भैया वो ओपिनियनेटेड है। आप जब किसी भी व्यक्ति के बारे में इकोनॉमिक्स में आप कुछ लिख रहे हो तो आप अपने शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, अपनी इंटरप्रिटेशंस यूज कर सकते हो, अपने एग्जांपल्स यूज कर सकते हो। कानून में यू हैव टू स्टिक टू द टॉपिक। समझ में आ रहा है? पहली बात। फिर दूसरी बात यह है कि जो रूल है वही सही है और उसके अलावा सब गलत है। तो अगर आपको ये पता होगा कि रूल क्या है तो आप लिख पाओगे, और नहीं तो नहीं। आप भैया कि अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आप अपने शब्दों में तभी लिख सकते हो जब आपके अपने शब्द बिल्कुल सही मीनिंग दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो आप कुछ भी लिख रहे हो, एक वो होता है कि आपका क्या मतलब है। जो आप लिख रहे हो उसका मतलब आप सोच रहे हो कि इसका क्या है ना? पर जो लिखा आपने उसको पढ़ करके क्या सामने वाला भी एग्जैक्टली वही मीनिंग निकालेगा जो आप सोच रहे हो, या आपके शब्दों का अलग मीनिंग हो सकता है। आप समझो, मैं आंसर राइटिंग की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने जो लिखा उसके दूसरे मीनिंग निकल सकते हैं, तो इसका मतलब या तो आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, और या तो फिर आप अपने उसमें अपने ओपिनियन डाल रहे हैं। ठीक है? नया एक्ट चालू हो रहा है और पूरा सब निपट जा रहा है ना? कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और आई डोंट थिंक कि तुम रिकवरी कर रहे हो उसकी, कि अगर तुम्हारी 15 मिनट की क्लास छूट रही है या 20 मिनट की क्लास छूट रही है तो तुम रिकवरी कर रहे हो। इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ना बेटा, इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, मैं क्या बताऊं तुमको। ठीक है? पर वो समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है? चलो, पुराने जमाने में कोई पर्टिकुलर कानून तो था नहीं, है ना? तो फिर हम सही गलत का निर्णय कैसे करते थे? वेरियस सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ जैसे वेद, धर्म, शास्त्र, स्मृति, श्रुति, ये सब रेफरेंसेस थे जिनका यूज करके क्या बोला जाता था कि भाई क्या सही है क्या गलत। बायोलेटरल ट्रांजेक्शन्स, मौर्य लोगों के पीरियड में जो बायोलेटरल ट्रांजेक्शन्स थे वर बेस्ड ऑन प्री कंसेंट ऑन ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। यानी उसमें ये लाया गया कि भाई हर व्यक्ति की मर्जी होनी चाहिए। फ्री कंसेंट मतलब कि फ्रीडम, हम अपनी एक्सेप्टेंस अपनी मर्जी से देंगे, ये इंट्रोड्यूस किया गया। मुगल रूल के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या सीन था? है ना, गवर्न बाय मोहम्मदन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अरेबिक टर्म्स के लिए अक्द यूज होता था कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जिसका मीनिंग होता था कंजंक्शन। है ना? फिर इजाब प्रपोजल के लिए, और कबूल फॉर एक्सेप्टेंस। ठीक है? फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड नहीं थी, ओनली एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस वाज नीडेड फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है?
कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, जैसे मान लो कि आप गए और जूस की दुकान में गए और आपने बोला कि भाई अनार का जूस दे देना। समझ रहा है कितने का है? उसमें बोला कि भाई 30 रुपए का है। उन्होंने कहा ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, द मोमेंट आपने एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को बोला कि भैया ये कितने का है ये वो, और आपने बोला, उसने बोला कि इतने इतने का है, आपने बोला ठीक है दे दो। समझ में आ रहा है? तो एक तरीके से यहाँ पर ऑफर हुआ और फिर एक्सेप्टेंस हुई, एंड देन इट बिकेम अ कॉन्ट्रैक्ट। मान लो उसने बना लिया, फिर आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अब उसने बना लिया है, वो कह रहा है कि नहीं अब तो पीना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्यों बनवाया आपने? तो बोल रहा है कि भाई पिया तो नहीं ना, तुम्हारे पास ही है ना। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो अब यहाँ देखो, अब मैं जैसे ही बोलूंगा सही गलत, आई थिंक कि सब लोगों को ये पता होगा कि भाई अगर आपने बनवा लिया है तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको पैसे तो देने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि कानून है। कौन सा कानून है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन सर कुछ लिखा में तो हुआ नहीं। तो कानून ये कहता है कि भैया बोल के भी अगर बात हुई है तो वो वैलिड है। ऐसा नहीं है कि आपको लिख करके कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बोली हुई बात भी क्या होगी, वैलिड। यानी एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना आपने, फिर आप मुकर नहीं सकते हो। ये वाली बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अच्छा, मान लो आप किसी को ऑफर दे रहे हो बस, और फिर मना हो गया या आपका मन बदल गया उसके एक्सेप्टेंस से पहले, तो नहीं बना वो कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं? ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट उसको कहते हैं कि भाई दो लोग कोई भी पर्टिकुलर चीज के बारे में तय कर, कोई चीज खरीद रहे हैं, कोई सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ भी, यहाँ जितनी भी चीजें खरीदी हुई हैं जो देख पा रहे हो आप, या आप अपने दिन भर में जो भी पेट्रोल भरवा रहे हो आप, न्यूज़पेपर आ रहा है आपके घर में, समझ में आ रहा है? ये सब किसका पार्ट है? कॉन्ट्रैक्ट। आ रहा है समझ में? तो डेली बेसिस पर हम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उसमें घूमते हैं। आ रहा है समझ में? और ज्यादातर लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो रेफरेंस देंगे किस बात का, कह रहे हाँ ये सही है ये गलत है। अरे समझ, अब इसी में क्या होता है कि कुछ लोग अपने मन से बना लेते हैं कि ये सही है ये गलत है। ठीक है ना? तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि कानून तो बना हुआ है। अगर किसी व्यक्ति ने जबरदस्ती कुछ रूल ऐसे गढ़ने की कोशिश की, तो जो अगर वैसा है कि जिसको नहीं पता है तो मान जाएगा। जिसको पता है वो क्या बोलेगा कि भैया ये नहीं लिखा हुआ है कानून में, समझ में? ये कोई रूल नहीं होता। क्लियर है? तो उसके लिए आपको रूल्स की जानकारी होना जरूरी है। ठीक है ना? अब छोटे लेवल पर ज्यादातर केसेस में मामला भरोसे से चल जाता है। आ रहा है समझ? ठीक है ना? वही आप रेस्टोरेंट गए और आपने बोला कोई चीज के ऑर्डर के लिए, समझ में आ रहा है? उसने बोल दिया, अब वो चला गया जैसे ही, तो उसको आपने बुला करके बोला, कह रहा नहीं 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 चाहिए, तो मुझे लगता है ये हो जाएगा। बट अगर हम इसके लीगल उसमें जाएं एकदम, तो फिर वो मना नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार ऑर्डर हो गया तो फिर वो कैंसिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इट बिकेम कॉन्ट्रैक्ट। अरे में डिपेंड करेगा। तो देखो, अंडर इस्लामिक लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज कंप्लीटेड जब एक पार्टी ऑफर करे और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करे। यही है कॉन्ट्रैक्ट का मेन, ऑफर और एक्सेप्टेंस। नो फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स और एडिशनल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड अनलेस स्पेसिफाइड बाय द पार्टीज और बाय द कस्टम। कस्टम का बड़ा रोल है। कस्टम मतलब परंपरा, रीति रिवाज। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? ठीक है। देखो, मकसद हर कानून का एक है, क्या? कि जो सोसाइटी है वो प्रॉपर अच्छे से चलती रहे, प्रॉपर चलती रहे, सुचारू रूप से चलती रहे। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत ना हो, कोई व्यक्ति कुछ गलत ना कर पाए, कोई अगर जानबूझ के गलत कर रहा है तो उसको कुछ सजा वजा हम दे पाए, है ना? ठीक है ना? कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है? एज ए ह्यूमन बींग हम ग्रो करते रहे। ठीक है ना? यही मकसद है। तो इन दिनों में कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते थे भाई? देखो, 1872 में हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था। अरे समझ में? तो कानून जो है ये वहीं से आया, यानी अंग्रेजों का ही कानून जो है वो दिया हुआ है। बट ये कोई एक्सप्लॉयटेशन वाला कानून नहीं है। ये कौन सा वाला कानून है बेटा, कि आपने जो बात तय कर ली वो आपको निभाना पड़ेगा? ये तो एक आम इंसान के लिए भी वैलिड वाली बात है। हाँ, इसका मिसयूज बहुत हुआ, समझ में आ रहा है? अभी अपन लोग जब कानून पढ़ेंगे देन यू विल गेट टू नो कि भाई आप किसी भी व्यक्ति को के ऊपर बर्डन करके नहीं डाल सकते। कि मतलब पता चला तुमने उसके साथ अग्रीमेंट किया कि तुम कोई, जैसे कोई दूसरा बिजनेस नहीं करोगे, मतलब आप किसी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कि तुम ये बिजनेस नहीं करोगे। आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि भाई किसी किसान से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया तुम जो है वो अपने खेत में इस बार टमाटर लगा लो,
और मुझे दे दो, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, समझ रहा है। लेकिन अगर मान लो कि मैं उसके साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लूं कि तुम टमाटर के अलावा और कोई फसल उगा ही नहीं सकते, ये इनवैलिड, ये ह्यूमन वैल्यूज के अगेंस्ट और उसके अगेंस्ट है। ये जो बात इंक्लूड की गई ये फिर बाद में इंक्लूड की गई, क्योंकि शुरू में जब कॉन्ट्रैक्ट बना था, जब कानून बना था, तो इस पॉइंट से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, बेसिकली किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था एक ही टाइप की फसल उगाने का। जमीन अमीन खराब हो गई, कैश क्रॉप सुना है ना आप लोगों ने, 12th में भी हो गई। ठीक है, चलो, कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर हिंदी लॉ। तो डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश लॉ, इट इज कंपाइलेशन ऑफ न्यूमरस कस्टम्स एंड स्मृति वर्क्स। ठीक है, तो इंडियन लॉ में बहुत सारी दूसरी बातें भी इंक्लूडेड है। आ रहा है समझ में? क्या? क्यों? हाँ, लेकिन जब मैं बता रहा हूँ तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मेरी बात नहीं सुन रही हो, ये देख रही हो कि क्या हो रहा है? चलिए, कॉम्पिटेंस रूल्स देखो। माइनर, है ना, मतलब छोटे बच्चे, अगर मान लो कि क्या है, 18 साल से कोई कम का है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसकी इतनी समझ नहीं होती। तो क्या होता है कि लोग गलत कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि पता चला 100 रुपए की चीज के लिए उनसे 1000 रुपए का वो ले ली। छोटा बच्चा तो उसको एक टॉफी में तो घर भेज दे अपना। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए माइनर को हमने बोला कि नहीं, माइनर के साथ किया गया अग्रीमेंट जो है वो इनवैलिड। ऐसे ही मान लो कोई एकदम पी के बैठा हुआ है, समझ में आ रहा है, ठीक है, इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है, या ड्रग्स ड्रग्स ले लिए उससे, उस समय उससे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लो। क्लियर है? तो ये सब क्या है, मना है। ओल्ड पीपल, हैंडीकेप कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आ रहा है ये समझ में? है ना? अच्छा, नारद स्मृति के हिसाब से अब एज अप टू 8 इयर्स तक इन्फेंट मानेंगे, 8 से 16 साल में बॉयहुड, और 16 साल से ऊपर क्या मानेंगे, पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 18 ईयर्स से ऊपर है। समझ में आ रहा है? ये सब पुरानी बातें हैं। क्या ये क्लियर है? मॉडर्न लॉ इन इंडिया नाउ प्राइमरली फॉलोज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, where the age of majority is 18 years. However, historically, Hindu law recognized lower age threshold for contractual capacity. पहले 16 साल तक के लोग भी क्या कर सकते थे, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे। अब उस थ्रेशोल्ड बढ़ा करके क्या कर दिया गया है, 18 ईयर्स। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो ब्रिटिश काल के दौरान कॉन्ट्रैक्ट्स का कैसे होता था, तो देखो, इंग्लिश लॉ अप्लाइड इन द प्रेसिडेंसी टाउन। प्रेसिडेंसी टाउन कौन कौन से थे? मद्रास, मुंबई, कैलकाटा। ठीक है ना? अंडर द चार्टर ऑफ 1726 इशूड बाय द किंग जॉर्ज टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में बिजनेस करने, समझ में आ रहा है? और पहले क्या चलता था, वो इंग्लैंड वगैरह में तो राजा का ही चलता है। तो राजा ने उस कंपनी को चार्टर जो इशू किया था, उसके हिसाब से, क्योंकि उन्होंने एक्वायर कर लिया था ना, तो इसका इसके हिसाब से वहां पर प्रेसिडेंसी टाउन में जो है इंग्लिश लॉ अप्लाई होता था। ठीक है ना? और अगर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज डिफरेंट रिलीजन की थी, तो क्या होता था, लॉ ऑफ द डिफेंडेंट वॉज टू बी यूज्ड। देखो, लिख लेना इस बात को। कानून में दो पार्टीज होती है। जब भी कोई केस होता है, ठीक है ना, तो क्या होता है, एक व्यक्ति जिसको लग रहा है कि भैया मेरे साथ गलत हुआ है, वो केस करता है। जो केस करता है उसको बोलते हैं प्लेंटिफ। क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ, केस करने वाला। बेसिकली जो व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है, वो कौन है? प्लेंटिफ। जिसके ऊपर केस किया गया है वो कौन कहलाया बेटा? डिफेंडेंट। जिसके ऊपर केस किया गया है। आ रहा है समझ में? ठीक है। प्रेसिडेंसी टाउन्स के बाहर मैटर्स वर डिसाइडेड बेस्ड ऑन जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। ठीक है ना? तो देखो, ह्यूमन वैल्यूज जो होती है, जस्टिस, इक्विटी, सब लोग इक्वल रहे, समझ
समझ रहे, सब चीज़ न्याय न्याय हो, ठीक है, मॉरली लोग एक्टिवेटेड रहें, इन बातों को ध्यान में रख करके बाकी जगह का निर्णय लिया जाता था। प्रेसिडेंसी टाउन में तो इंग्लिश लॉ अप्लाई हो जाता था। अरे सर ये तब तक चला जब तक कि 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना इम्पोज कर दिया गया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आने के बाद वो सब जगह पर लागू हो गया। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले आज की डेट में जो भी पूरे दुनिया भर में जब जो बिजनेस या जो भी सारे कुछ ट्रेड हो रहे हैं, समझ में रहे, उसमें कोई भी व्यक्ति अग्री करके डिसअग्री नहीं कर सकता। अरे समझ, आप अग्री मत करो, या तो आप पूरा सोच समझ लो क्या करना है नहीं करना है, समझ में रहे, बट एक बार अग्री करने के बाद आप मना नहीं कर सकते। तो ये बेस है हमारे पूरे ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री का, ये बेस। ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो क्या डिफाइन करते हैं? भाई कोई भी जो बातें तय हुई हैं दो लोगों के बीच में, और दोनों के अपने अपने राइट्स और जिम्मेदारी। आमतौर पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट अपन लोग डिस्कस करते हैं, मैं कहीं से टेबल खरीदने गया, समझ में आ रहा है, तो ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें क्या क्या बात है कि भैया ये मैं खुद घर लेकर के जाऊंगा या तुम घर पहुंचाओगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी क्या है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। आ रहा है समझ? ठीक है ना, कि भैया आई एम टेकिंग फीस, और उसके बदले में मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, बट देर आर रूल्स। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है ना। आप एक बार इस बात को इमेजिन करके देखो, आमतौर पर लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं इस एक्ट को एक हफ्ते में खत्म कर दूं तो आप पॉइंट समझो ना। राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, मुझे इस एक्ट को खत्म करना है, समझ में आ रहा है, मुझे तुमको पढ़ाना है, क्लियर है। लेकिन अगर ये बातें तय नहीं हुई है कि मुझे वो काम कैसे करना है, समझ में आ रहा है, तो मैंने अगर उसको अच्छे से नहीं किया तो इसके रूल्स बहुत प्रॉपरली तय नहीं होते बहुत सारी चीजों के। समझ में आ रहा है? तो ये कैसे तय होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट से। देखो, हम लोग इंडिया में ना, हम लोग ज्यादातर चीजें किस बेसिस पे करते हैं? ट्रस्ट बेसिस पे करते हैं, क्योंकि हर एक चीज के लिए हम लोग कोर्ट में नहीं जाते। अरे ये समझ, क्लियर है। लेकिन हाँ, हम लोग इस बात का रीजनेबल अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। मतलब अगर मान लो कि मैं ये एक हफ्ते में खत्म कर दूं, ठीक है, तो हो सकता है कोई कुछ बोले ना, लेकिन सबको समझ में आ सकता है कि भैया ये कुछ गड़बड़ हुआ है मेरे साथ। आप आप पॉइंट समझ रहे हो कि जो चीज में अगर मान लो कि 10 दिन लगना है, 15 दिन या एक महीना लगना है, समझ में आ रहा है, अगर वो चीज मैं 10 दिन में कर दूं तो एक कॉन्ट्रैक्ट ये एस्टेब्लिश करता है कि किस व्यक्ति के क्या अधिकार है, क्या लायबिलिटी है। ये ले जाओ, ये क्लास की थी। ठीक, ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हर कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफाइन होता है? राइट्स एंड ड्यूटीज। हर कॉन्ट्रैक्ट में जो राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं, अब वो कैसे डिफाइन होते हैं समझना, वो पार्टीज ही डिफाइन करती हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। देखो, कानून कैसा बनना है? कानून बोल रहा है कि हाँ, आप दो लोग कोई भी कुछ बातें तय कर लो, वो एक दूसरे को निभानी पड़ेगी, लेकिन हाँ इस दायरे में रह करके। अब दो लोग कोई भी बातें तय कर लें, उन दोनों को निभानी पड़ेगी, तो ऐसे तो लोग ड्रग्स बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लें। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है, तो वो कानून के दायरे के बाहर हो गए। इसका मतलब कानून ने भी अपना एक दायरा बना रखा है, और उस दायरे के अंदर रह करके दो लोग फ्री हैं कुछ भी डिसाइड करने। पर कुछ चीजें कानून ने क्या कर दी है, मना। इसका मतलब क्या है? एवरीबडी इज फ्री कि उसको क्या कॉन्ट्रैक्ट करना है, बट उसकी कुछ बाउंड्रीज, जैसे कि एक तो क्या हो गया, इलीगल काम नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? ठीक है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी, जिसके बेसिस पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई क्या आपके राइट्स हैं, क्या आपकी ड्यूटीज। ठीक है, क्लियर है? अरे समझ, मान लो कि मैं किसी के पास जाऊं और मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं कि भाई एक के हाथ पैर तोड़ने। समझ में आ रहा है? ठीक है, और वो कह रहा है कि भाई देखो, सिर्फ हाथ तोड़ने हैं कि पैर तोड़ने हैं, बिल्कुल क्लियर बताओ। मैंने कहा भाई पैर तोड़ना है। बोले, पैर तोड़ना है तो दोनों पैर तोड़ने की, एक पैर तोड़ना है? तो एक पैर तोड़ना है।
एक पैर में 2 हड्डी तोड़ने की, एक ही हड्डी तोड़ने की, एक ही हड्डी तोड़ने की, बोले तो इसका चार्ज है 500 रुपये। तो प्रॉपर उसने बना रखा हिसाब से, बोला यहाँ साइन करो, यहाँ साइन करो, ठीक है ना। पूरा रिटर्न उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया। बताओ क्या ये वैलिड है? क्यों? क्योंकि किसी को मारना पीटना एक पर्टिकुलर कानून में क्या है, मना है। हमारे समझ, ठीक है। मान लो कि जैसे आप कार खरीदते हो, कार खरीदने वैलिड है, समझ रहे हैं? वैसे आप क्या खरीद रहे हो, मान लो कि ड्रग्स खरीद रहे हो, अरे समझ में कि दुकान में ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के लगाए हुए हैं, है ना, ठीक है, स्वीट्स के जैसे, बोले चक्के देख लो जो भी आपको खाना है, ठीक है ना। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ये इलीगल है। आप समझो, बहुत सारे कानून बने। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में लीगल इलीगल नहीं बताता, बट ये जरूर बोल देता कि कोई चीज इलीगल है किसी और एक्ट में, तो फिर उसका आप कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। कानून का कंस्ट्रक्शन समझो, इसको नॉर्मल थ्योरी की तरह मत करना। क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट्स डिफाइन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पर्सन इन अ ट्रांजेक्शन, ठीक है। बनाता कौन है ये? लोग फ्री हैं आपस में राइट्स एंड ड्यूटीज बनाने के लिए, गिवन द बाउंड्रीज ऑफ द लॉ। अभी हम सिर्फ एक कानून पढ़ रहे हैं, इसलिए सारा सही गलत हम लोग नहीं डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग सिर्फ वो सही गलत डिस्कस करने वाले हैं जो कि किससे मैच करता है, किससे रिलेट करता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। क्या ये क्लियर है? ठीक है। तो ये बेसिस है बेटा सिविलाइज्ड वर्ल्ड का। जानवरों में और इंसानों में फर्क क्या है? क्या फर्क है? मतलब दिमाग का फर्क है ऑब्वियसली, पर हमने उस दिमाग का यूसेज कैसे किया? रूल्स बना करके। यानी हम लोग ने पैटर्न बनाया ताकि हम लोग सारे लोग कैसे बिहेव कर पाए ग्रुप में। आप इमेजिन करो, ठीक है, जितने भी जानवर हैं, मतलब हम लोग भी एक स्पीशी ही है ना। हम अपने आप को कितना स्पेशल मानते हैं पूरी धरती में एज ए ह्यूमन बीइंग। आप सोच करके देखो कि हम बोल रहे हैं भैया ये हमारा घर है, हमारी जमीन है, जानवरों को तो हमने रहने दिया है। हम भी तो एक पर्टिकुलर टाइप के ही जानवर है ना। आप इस बात को बहुत ध्यान से समझना। क्लियर है? कि ऐसा कैसे हो गया कि हमने जानवरों के लिए बना दिए नेचुरल रिजर्व कि हाँ चलो ठीक है यहाँ पर विचर लो तुम लोग। और कितने टाइप की स्पीशी है। वी आर जस्ट वन टाइप ऑफ स्पीशी ना। और हमने पूरे धरती पे कब्जा कर लिया है, पूरी जमीनें हमारी। समझ में रहे? समंदर हम किसी का भी कुछ भी कर सकते हैं, वो तो हमने दया के नाते जानवरों को छोड़ रखा है। आप इमेजिन कर रहे हो, जबकि हम भी एक स्पीशी। ये हम कैसे कर पाए? सिर्फ दिमाग नहीं है इसके पीछे, मतलब है, लेकिन रूल्स। आ रहा है समझ? हम लोगों ने ये बनाया है ऐसा ताकि हम सारे लोग साथ में एक तरीके से बिहेव कर पाए। जब हम साथ में एक तरीके से बिहेव कर पाएंगे तो क्या होगा? हम कुछ भी कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो ये रूल्स जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं हर व्यक्ति को, ठीक है। क्योंकि मकसद ही हमारा ये है कि हम लोग सब आराम से जी पाए ओवर द पीरियड, और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग धीरे धीरे बढ़ाते रहें। और ये चीज इकोनॉमिक्स का भी मकसद है, अकाउंट्स का भी, और हमारी पूरी पढ़ाई का और सब चीज का। ठीक है। पीपल रिलाई ऑन इन्फोर्सेबल प्रोमिसेस फॉर स्टेबल कमर्शियल एंड पर्सनल डीलिंग्स, नहीं तो लड़ते ही रह जाएंगे। समझ में रहे? तो ये कानून क्या करता है? कोई भी कानून इन जनरल क्या करता है? लड़ाई रोकता है। कोई भी कानून इन जनरल क्या करता है? लड़ाई रोकता है। क्योंकि अगर मुझे सही लग रहा है मैं सही हूं, तो सामने वाले को सही लग रहा है कि वो सही है, और दोनों के राइट्स छिड़ रहे हैं, दोनों को राइट्स वाइट्स की डेफिनेशन हम लोग अपनी बना लेंगे ना, तो लड़ेंगे। यही तो होता था ना पास्ट में भी। क्या था? राजा महाराजा लोग क्या करते थे? लड़ते रहते थे। लेकिन अगर मान लो रूल तय हो गया, समझ में रहे, ठीक है, आप गेम में हारते हो तो लड़ते हो। बताओ क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि देर आर रूल्स। तो जब आप रूल्स के हिसाब से अगर मान लो कि हारते हो, तो आप लड़ते नहीं हो। आपको ठीक लगता है, फेयर लगता है। और यही चीज इंट्रोड्यूस की गई है। अदरवाइज आप थोड़ी सी भी हिस्टोरिकल वो देखेंगे तो 300 400 साल पहले भी पुरानी जो मूवीज वगैरह बनती हैं राजा महाराजाओं पर, क्या होता है उनमें? लड़ाई। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक्चुअली में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ऐसे सारे कानून।
बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज वन ऑफ दोज एक्ट जो कि बहुत बड़ा रोल इस बात में प्ले करता है। फॉर्मेशन, कब से एक्ट एनैक्टमेंट में आया? 25 अप्रैल 1872। सितंबर 1 1872 में वो फोर्स में आया। देखो, एनैक्टमेंट और केम इनटू फोर्स ऐसे अलग अलग क्यों है? क्योंकि बनता है कोई भी कानून, पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, फिर फाइनली उसमें जब प्रेसिडेंट के साइन होते हैं उसके बाद फिर ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई होता है। ये सब आपको लिखना पड़ सकता है। 1872 में इतने नाटक नहीं थे क्योंकि पार्लियामेंट हमारी बनी है 1950 में। पर उस समय का जो भी सिस्टम रहा उसके हिसाब से जो है वो तब एप्लीकेबल हुआ। अरे समझ, लेकिन ऐसे ही होता है, एक बार में बनने के साथ उसी दिन एप्लीकेबल नहीं हो जाता। उस पर पूरा डिस्कशन होता है, चर्चाएं होती हैं, उसकी समीक्षा होती है और उसके बाद फिर उसको एप्लीकेबल किया जाता है कि कहीं किसी रूल का कुछ बहुत ही उल्टा पुल्टा इंटरप्रिटेशन निकल करके गलत ना हो जाए किसी का। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो। प्रियम्बल वर्ड का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के पहले दिया है, किसी भी कानून के या किसी भी बुक के पहले कहीं पर भी दिया हो सकता है। प्रियम्बल जो है वो आगे आने वाला जो भी डेटा है उसकी एक पूरी पिक्चर प्रेजेंट करता है कि मतलब, अब मैं ऐसे बोलते हैं नॉर्मली, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है उसका जो सोल है, उसकी जो आत्मा है वो कहाँ पर है? उसके प्रियम्बल में। तो प्रियम्बल बता रहा है ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन में हमने किस बात का ध्यान आ रहा है समझ में? है ना कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, समझ आ रहा है? सो इंडिया बाय डिसाइड टू लिव विद पीस एंड जो भी है सारा कुछ। एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? चलो। टेरिटोरियल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370। आ रहा है समझ में? पूरे देश पे लागू होता है। पहले क्या होता था कि आर्टिकल 370 के कारण क्या होता था कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर थी वहां पर। समझ रहे? तो अगर पूरे नेशनल लेवल पर कोई एक कानून पास हुआ है तो वहां के स्टेट लेजिस्लेशन में भी क्या होगा, जब तक कि वो पास नहीं होगा तब तक वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए कोई भी कानून जो बनता था वो जनरली इस तरीके से ही बनता था। लेकिन अब क्या है, होल ऑफ इंडिया मतलब इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। स्कोप एंड डिवीजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? द एक्ट डील्स मोस्टली विद जनरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स। दो पार्ट हैं इसके। एक सेक्शन 1, हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो किसी भी एक्ट में जो बातें लिखी होती हैं वो सेक्शन नंबर्स के थ्रू लिखी होती है। सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक क्या है? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सारे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट पर लागू होती है। जनरल है ना? गुड्स खरीद रहे हो, गाड़ी किराए से ले रहे हो, अरे समझो, ठीक है ना? न्यूज़पेपर ले रहे हो, कुछ भी गुड्स का सर्विस का जो कॉन्ट्रैक्ट करना है वो इसमें होगा। सेक्शन 124 से सेक्शन 238 तक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे कि इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट और प्लेज, एजेंसी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जैसे किराए से लेने का है तो वो बेलमेंट हो गया। इंश्योरेंस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो इंडेमनिटी हो गया। किसी ने लोन लोन लिया, मैं उसकी गारंटी दे रहा हूँ, ये गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट हो गए। एजेंसी, मैंने किसी को अपना एजेंट बनाया, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क करते हैं, इन सब के बारे में स्पेशल तरीके से लिखा हुआ है। आ रहा है समझ में? तो इसके आगे में पढ़ेंगे, है ना? अब देखो, पहले बिजनेस बहुत आसान था, समझ में आ रहा है? एक पर्टिकुलर जगह पर होता था। धीरे धीरे बिजनेसेस जो हैं वो बढ़ने लग गए, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ने लग गई, और इतने सारे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स बनने लग गए, समझ में आ रहा है, कि कानून आपको कम पड़ने लगा। तो धीरे धीरे कानून जो है वो अमेंड होने लग गया। कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत यूजुअल मेथड है ऑफ डिफाइनिंग राइट्स एंड ड्यूटीज इन बिजनेस ट्रांजेक्शन। समझो, ठीक है? एज ए ह्यूमन बीइंग हमको चीजें चाहिए, और हम उसके लिए क्या करते हैं? हम उसके लिए कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आ रहा है समझ में? अब कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है, आप मैं क्या, हम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, इसमें कुछ लिखना नहीं है ना, मैं चेंज कर दूंगा अभी। ठीक है, क्लास के बाद ले लूंगा, मेरे पास वो नहीं है अभी डिटेल वाले। ठीक है, तो समझो, ठीक है? क्या बता रहा था यार, तुम भूल गया, कुछ अच्छे से बता रहा था।
कॉन्ट्रैक्ट आमतौर पर डिफाइन करता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पीपल। मैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, कुछ खरीद रहा हूँ या कुछ भी, तो हाँ, मैं क्या बता रहा था, देखो दिक्कतें कहाँ होती हैं, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट क्यों यूज होता है, ठीक है, इस बात का मतलब समझो। मैंने मान लो बोला कि भाई अ, देखो इसमें देखो, ठीक है, ठीक है, ये रामू है और ये है सोनू, ठीक है। सोनू के पास बहुत सारे जानवर हैं, रामू को शौक चढ़ा कि चलो एक मैं जानवर खरीदता हूँ, समझ में आ रहा है। तो उसने कहा कि यार तुम्हारा हाथी जो है वो कितने में दो, तो उसने कहा 20,000। 20,000, रामू को बड़ा सही लगा, उसने कहा गजब, 20,000 में हाथी मिल रहा है, अरे सोनू, ठीक है ना। तो सोनू जो है उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। अब इसने दिए 20,000 रुपये, सोनू ने इसको क्या किया, एक तोता ला के दिया, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। जो भी है मतलब जितना बन रहा है मैं बना दे रहा हूँ, आ रहा है समझ में। तोता ला के दे दिया उसने, ठीक है। कह रहे हैं क्या है ये, तो सोनू ने कहा कि इसका नाम हाथी है। आ रहा है समझ? तुमने बोला था ना कि तुमको हाथी चाहिए, यही है वो हाथी। ये भी कह रहा नहीं चाहिए, अब कह रहा कि भैया देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो कैंसिल नहीं हो सकता। बताओ तुम, क्या लगता है तुमको, ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। ये तुम कॉमन सेंस से बोल रहे हो, लेकिन क्या थीम चल रही है तुम्हारे माइंड में। इसको ना, पता है ग्लोब की उत्पत्ति हुई थी लैटिन भाषा में, इसमें बोलते हैं कंसेंसस एडिटिव। जब दो लोग दो बातें तय करें ना, तो सेम थिंग इन सेम सेंस होनी चाहिए, आ रहा है समझ में? तो अगर इसके दिमाग में हाथी चल रहा है और इसके दिमाग में तोते, हाथी नाम का तोता चल रहा है, तो इसका मतलब सेम थिंग इन सेम सेंस नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। तो कुछ टर्म्स हम लोग समझ लेंगे। इनवैलिड को बेसिकली बोलते हैं वॉइड। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक बार बन गया ना, तो क्या होगा, तो आपको निभाना पड़ेगा, नहीं निभाओगे तो कोई भी पार्टी एक दूसरे पे केस कर लेगी। क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट जब भी बनता है, तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद दोनों पार्टीज के ऊपर क्या आती है, ऑब्लिगेशन। किस बात की ऑब्लिगेशन, तो भैया तुम अपना पार्ट निभाओ, तुम अपना पार्ट निभाओ। आ रहा है ये समझ में, है ना। तो रामू को अपना पार्ट निभाना पड़ेगा, सोनू को अपना पार्ट निभाना पड़ेगा। क्या ही क्लियर है, आ रहा है ये समझ में, है ना। इनवैलिड मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, तो ना इसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है ना उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है। क्या ही क्लियर है, ठीक है। चलो, तो कॉन्ट्रैक्ट जब भी बनता है, कॉन्ट्रैक्ट एक यूजुअल मेथड है of defining the rights and duties in business transaction. The Indian Contract Act codifies the legal principles that govern these contracts. मतलब कोडिफाई करना मतलब रूल्स में उसको डिफाइन करना। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो कोडिफाई कर देता है लीगल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न दीज कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, दिस ब्रांच ऑफ लॉ डज नॉट प्रिस्क्राइब अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ राइट्स एंड, याद रखना ऐसा नहीं है कि इसमें राइट्स एंड ड्यूटीज दिए। एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो लोग अपनी मर्जी से बनाते हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट करना है क्या नहीं करना है, क्या सामने वाले के राइट होंगे क्या हमारे राइट होंगे, इस बात के लिए फ्री छोड़ रखा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, यू डिफाइन। बस हाँ, इलीगल इलीगल नहीं करना, बाउंड्रीज तय करती है कानून में, लेकिन उसके अंदर की जो बातें हैं वो लोग अपनी अपनी डिसाइड कर सकते हैं। इंस्टेड इट प्रोवाइड्स limiting principles under which parties may create their own binding obligations. क्लियर है, क्लियर है, ठीक है ना। अच्छा, क्या करता क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आइडेंटिफाइज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ लीगली एनफोर्सेबल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बताता है कि आप क्या करेंगे तब जाकर के कॉन्ट्रैक्ट बन जाए।
जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा तो दोनों लोगों के ऊपर क्या है, ऑब्लिगेशन। तो देखो कानून क्या कहता है कि भैया देखो लोगों के साथ गलत ना हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, यही कानून है। तो आप कोई भी दो लोग आपस में बात करो, तय करो चीजें, कुछ भी खरीदना बेचना है, सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी है तय करो। अगर आपको लगता है कि आप लोग एक कंसेंसस पे पहुंच गए, समझ में आ रहा है, तो मेक इट अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट बना देते हो तो आप दोनों के ऊपर क्या आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भैया आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते, हम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। आ रहा है समझ में, आप पूरा नेगोशिएशन कर लो, लेकिन एंड में अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो अब आपको निभाना, अब आपके हाथ से बाहर चल गई ये बात। आप मत बनाओ कॉन्ट्रैक्ट, आप फ्री हो। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप पर थोपा नहीं जाता कि नहीं नहीं ये करो। समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा फ्रीडम पर बेस्ड है। समझ में आ रहा है, यू आर फ्री टू चूज कि भैया मेरे को ये काम करना है या नहीं करना है। आप किसी भी व्यक्ति के साथ अगर बातचीत तय कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, वो भी फ्री है और आप भी फ्री। समझ में आ रहा है, क्लियर है। लेकिन एक बार बात तय हो गई तो फिर आप पीछे नहीं हटेंगे। अगर पीछे हटेंगे तो भाई, अगर आप पीछे हट रहे हो किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट तय करने के बाद, तो हो सकता है अगले को कुछ नुकसान हुआ, तो उस नुकसान की भरपाई आपको क्या करनी पड़ेगी, मतलब करनी पड़ेगी। आ रहा है। इट डील्स विद स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स। इंडेमनिटी, लॉस की भरपाई वाले। गारंटी, जिसमें कि किसी ने लोन लिया या कोई ये कॉन्ट्रैक्ट निभा देगा इसकी मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। बेलमेंट, मतलब किराए वाले, जो गुड्स वुड्स किराए से दे देते हैं। समझ में आ रहा है, इमूवेबल नहीं, जो मूवेबल गुड्स दे देते हैं। प्लेज, गिरवी रखना। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट अपन अलग से पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि रास्ते में किसी की पड़ी हुई चीज मिल गई तो क्या ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कि भैया किसान के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ उसकी फसल का, लेकिन अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो हो सकता है फसल खराब हो जाए। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्या है, क्लियर है। तो डिफाइंस द सर्कमस्टेंसेस व्हेन प्रोमिसेस मेड बाय द पार्टीज आर लीगली। तो उन परिस्थितियों को भी बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, जब क्या होगा, लीगली बाइंडिंग होगा, जब लीगली बाइंडिंग नहीं होगा। यहां तक का एक बार फटाफट से, अच्छा। इफ टू पार्टीज कम टुगेदर फॉर सेल ऑफ गुड्स, एक प्रॉमिस कर रहा है टू डिलीवर द गुड्स, अदर प्रॉमिस टू पे अ फिक्स प्राइस। एक बोल रहा हम गुड्स दे देंगे, दूसरा बोल रहा हम पैसे दे देंगे। जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों बातें कैसे हैं, वो व्यक्ति अपनी मर्जी से बोल रहा मैं पैसे दे दूंगा, वो व्यक्ति अपनी मर्जी से बोल रहा गुड्स लेने की, and meet the legal requirements, offer acceptance, consideration, capacity. A binding contract arises under the Indian contract। तो क्या बन जाता है, एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। समझ आ रहा है, यहां तक का रीड करो आप एक बार, नोट्स है ना आपके पास, यहां तक का एक बार रीड करो, फिर आगे बढ़ो। नोट कभी कोई डाउट।
याद नहीं करना है आपको, बस एक बार सरसरी निगाह डाल लेनी है, ठीक है, कि आपको ये समझ में आ जाए कि भाई समझ गए हो आप इतना कि नहीं। किसी पर्टिकुलर चीज में अगर कोई सवाल है कि अच्छा ऐसा कर सकता है क्या, वैसा कर सकता है, क्योंकि अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, नया है, समझ में आ रहा है। पर्टिकुलरली कानून को लेकर के कुछ सवाल आपके हो सकते हैं, या इस एक्ट के लिए पर्टिकुलरली हो सकते हैं, या जनरल लॉ के फॉर्मेशन के लिए हो सकते हैं, है ना। मतलब आप समझो कि बहुत सारी चीजें हम लोग बस ऐसे ही मान लेते हैं कि अच्छा ये मानना है क्योंकि ये हमको सिखाया गया है, समझ में आ रहा है। ये इस लेवल पर जा रहा है कि हमको क्यों करना है, समझ में आ रहा है। जैसे बचपन से हमको चीजें सिखाई जा रही हैं तो वो क्यों, क्योंकि भैया ये और ब्रॉडर चीजों से फ्लो हो रही है, आ रहा है समझ। तो वो जो आपके पूरे जो सही गलत की बातें हैं, वो एक्चुअली में ये कानून से फ्लो हो रही है, ठीक है। तुम आगे का पढ़ रहे हो कि पहले का ही पढ़ रहे हो। पायलट रन कभी भी होता है ट्रायल रन, लेकिन ये है कहाँ। अच्छा, कहाँ पर है। ये कहाँ पर, ये 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 कहाँ, पायलट रन बोल रहे हो ना, कहाँ लिखा है। बायलेटरल ट्रांजेक्शन बोल रहे हो तुम। अच्छा, मेरे को सुनाई दे रहा है पायलट रन। पायलट रन का मीनिंग होता है ट्रायल बेसिस पे करना। बायलैटरल ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है टू वे ट्रांजेक्शन। मुझे सुना ही नहीं दिया अच्छे से, समझना, इसलिए मैंने कहा यार ये वर्ड तो पढ़ा ही नहीं मैंने। बायलैटरल ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है टू वे। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा टू वे होता है, कि भाई मैं कुछ अपनी बात कर रहा हूँ और कुछ तुम्हारा, तुम कुछ अपनी बात कर रहे हो कुछ नहीं। जैसे कि मैं कुछ खरीदने जाऊंगा तो मैं दुकान वाले से क्या बोलूंगा कि भाई तुम कुछ चीजें मुझे दे दो और मैं कुछ चीजें या पैसे तुम्हें दे देता हूँ। अरे समझ, दिस इज अ बायलैटरल ट्रांजेक्शन। यूनिलैटरल क्या होगा, सिर्फ मैं तुम्हें कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, दैट इज यूनिलैटरल। बाय मतलब टू वे ट्रांजेक्शन, ठीक है। ओ, इसलिए तो मैंने कहा कहाँ लिखा है पायलट रन, में देख ही नहीं पा रहा हूँ। चलो बढ़े आगे बढ़े। इसेंशियल्स कवर्ड इन दिस यूनिट, ठीक है ना। तो हम इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे, याद रखना बेटा। जैसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो क्या होगा, प्रैक्टिकली जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो क्या होगा, अब आपको निभाना पड़ेगा। नहीं निभाओगे तो आपके खिलाफ कंप्लेंट हो सकती है ना। क्या थीम है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो ये वादे के लेवल तक कैसे पहुंचता है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम कहीं मेले में गए, तुमने बोला कि भैया ये कोई चीज बेच रहा है, वो क्या होता है, वो बुलबुल उड़ाने वाला रहता है ना, ठीक है। अब हम जाते थे मेले में तो वही खरीदते थे यार, बहुत ही पहले की बात है। खैर जो भी है, तो मैंने उससे पूछा कि भैया ये कितने का है। 5 रुपए का, उसने बोला। बहुत ही पुरानी बात है, ठीक है। उसने बोला 5 रुपए, ठीक है। तो हमने कहा कि ओके, ठीक है ना। तो फिर हम जाने लगे, बोला अरे अब दो 5 रुपए। हमने कहा अरे नहीं लेना। बोला नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, अब तो आपको लेना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है, कानून में ये डिफाइन करना कि कॉन्ट्रैक्ट कब बना, ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो उसका कंस्ट्रक्शन कोई भी व्यक्ति कभी भी बनाएगा, समझ में आ रहा है। तो इस ट्रांजेक्शन को ध्यान से समझो। क्या लग रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बना था या नहीं बना।
क्यों नहीं लग रहा आपको? हाँ, मतलब ऑफर हुआ लेकिन क्या नहीं हुआ? एक्सेप्ट नहीं। नहीं सॉरी, ऑफर भी नहीं हुआ, सिर्फ इंक्वायरी हुई कि भैया ये कितने का है, 10 रुपए का, 5 रुपए का। तो रेट पूछना इज नॉट एन ऑफर, ठीक है ना? मान लो ये बोलता है कि भैया 5 रुपए का क्या ये मुझे दे दोगे, और उसने बोल दिया हाँ, देन इट वुड हैव बिकम व्हाट? अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या है, क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इस चैप्टर में, अच्छा, ऑफर क्या होता है? क्या ये बोलना भैया ये कितने का है, ऑफर है, ठीक है ना? क्या ये बोलना कि भैया अगर ये कम का मिलता तो मैं ले लेता? आप पॉइंट समझ रहे हो? इसका मतलब हमको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ऑफर क्या होगा। क्योंकि अगर कोई चीज ऑफर नहीं, अच्छा, आपको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्सेप्टेंस क्या होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, जैसे मान लो कि मैं तुमको बोलूं कि ये कैलकुलेटर तुम 500 रुपये में ले लो, अगर मना करना है तो 5 सेकंड में कर दो, नहीं तो फिर ये तुम्हारा हुआ, और फिर तुम्हें 500 रुपये देने पड़ेंगे। अब हो गए 5 सेकंड, अब बन गया ना कॉन्ट्रैक्ट। मैंने ऑफर किया, एक्सेप्टेंस मैंने बोली कि भैया तुमको मना करना था तो मना कर सकते थे। तो ये तो जबरदस्ती एक्सेप्टेंस लेने वाली बात हो गई। कानून में लिखा हुआ है कि इस तरीके के ऑफर नहीं हो सकते, इस चीज को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। मैंने किसी को ऑफर किया कि भैया ये कैलकुलेटर खरीदोगे 200 रुपये में, तुम चुप रहे, तो क्या वो एक्सेप्टेंस है या वो रिजेक्शन? आप पॉइंट समझ रहे हो कि कितनी सारी बातें हैं जो कि डिफाइन करेंगी इवन कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? जैसे कि मैं ये फर्नीचर बेच रहा हूँ, मैंने पेपर में ऐड दिया कि जो भी व्यक्ति फर्नीचर खरीदने के इच्छुक हो, समझ में आ रहा है, वो इस दिन आए, इस दिन मैं बेचूंगा। क्या ये ऑफर है? समझ में आ रही है बात? नहीं है ये offer। जब वो आएंगे और फिर जब वो बोली लगाएंगे या बोलेंगे, तब क्या कहलाएगा वो ऑफर? तो ये क्या कहलाया जो मैंने किया है पेपर में? इसको बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। सर जो फर्नीचर बेच रहे हैं वो तो ऑफर दे रहे हैं। नहीं, यही तो बात है ना। आप किस चीज को ऑफर बोल रहे हो? कानून डिफाइन करेगा कि ऑफर क्या है। ऑफर मतलब एकदम फाइनल विलिंगनेस, समझो। इसका बहुत कॉमन अगर आपको एग्जांपल देखना है, तो जो आपने देखा होगा, ठीक है, कि सब्जी वाला निकला, है ना, मम्मी ने रोका, कह रहे रुक जाओ, तो रुक गया वो। क्या ये ऑफर है? नहीं। समझ में आ रहा है? अब मम्मी पूछ रही है कि हाँ भाई आलू कैसे दिए, गोभी कैसे दी। समझ में आ रहा है? क्या ये ऑफर है? नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर मैं बोला आलू कैसे दी, बोला 50 रुपए की। क्या ये ऑफर है? नहीं। ये इंक्वायरी का रिस्पॉन्स। फिर मम्मी ने कहा कि 40 के लगा लो तो 2 किलो ले लेंगे। हम्म। अरे समझ, ये दिस कुड बी एन ऑफर। 40 के लगा लो तो 2 किलो ले लेंगे। अब ये जैसे उसने ओके बोला तो ये डन हो गया। देखो इस लेवल पर ना अपन लोग जाते नहीं हैं कि भैया उसके बाद हाँ बोल दिया फिर मना कर दिया, अपन लोग जाते नहीं हैं। लेकिन अगर मान लो इसके बेसिस, मतलब मम्मी ने 2 किलो ले लिया आलू, फिर कोई दूसरा दिख गया तो तीसरे में बेच रहा, बोले भैया नहीं चाहिए, तो लीगली वो सब्जी वाला मना कर सकता है क्योंकि ट्रांजेक्शन हैज बीन कंप्लीट इवन बिफोर। अगर कॉन्ट्रैक्ट बन गया है तो अब आप मुकर नहीं सकते। पर जैसे इंक्वायरी कर रहे कितने के दिए, 40 रुपए, एक दूसरा दिख गया वो बोल रहा है 30 रुपए, तो उनका नहीं लेना, उससे ले रहे, कह रहे नहीं अब आपने हमसे पूछ लिया तो हमको लेना पड़ेगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले ऐसा कुछ भी नहीं। क्या है, क्लियर? ठीक है ना? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, रूल्स फॉर मेकिंग वैलिड ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड एनी रिलेटेड रिवोकेशन एस्पेक्ट्स। बच्चों, रिवोकेशन का मीनिंग लिख लो,
कैंसिलेशन। है ना? तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भैया ऑफर कैसे बनता है, एक्सेप्टेंस कैसे होती है ना, क्या क्या होता है। प्री कंसेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक बहुत जरूरी बात जो है वो ये है कि आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं ले। मतलब जैसे मान लो कि मैं ये कैलकुलेटर तुम्हारी मर्जी के बिना तुमको बेचने की अगर मैं कोशिश करूं, अब इसमें मैं कुछ भी लगाऊं, मान लो कि मैं तुम्हारे सर पर गन रख लूं कि खरीद रहा नहीं खरीद रहा, अरे साहब, तो भी अगर तुमने हाँ बोल दिया तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट फिर भी नहीं होगा, ये वैलिड, ये वॉइडेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। या तो फिर मैं अपना प्रभुत्व यूज कर रहा हूँ, ये खरीद लो, मैं बोल रहा हूँ ना, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो भी तुमने हाँ बोल दिया तो भी गलत है। मैंने झूठ बोल दिया कि अरे ये कैलकुलेटर तो बहुत महंगा वाला है, अरे समझ में, ठीक है ना, इसकी कम से कम 2000 वैल्यू है, खूब सारे कैलकुलेशन कर देता है, तो उसमें टाइप करो तो आंसर ही आ जाता है, अरे समझ में। तो भी वो क्या है, वॉइडेबल बोलते हैं उसको। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है, कैंसिलेबल, है ना? ठीक है। तो फ्री कंसेंट मतलब कि स्वेच्छा, पूरी तरीके से मेरी मर्जी से मैं हाँ बोल रहा हूँ, तब जाकर के वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बने। कंसेंट जेन्युइन होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम कोर्जन। कोर्जन मतलब जबरदस्ती, अंडर इन्फ्लुएंस मतलब मेंटल प्रेशर, फ्रॉड मतलब कि इंटेंशनल झूठ वूठ। क्लियर है? मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब अनइंटेंशनल झूठ, और मिस्टेक मतलब कि जैसे ये कैशियो का मैं धोखे से सिटीजन समझ करके खरीद लूं, दैट विल बी अ मिस्टेक। अरे समझ। कोर्जन मतलब जबरदस्ती, जैसे कि मान लो कोई भी मैंने इलीगल एक्ट करने की धमकी दी कि गोली मार देंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट कर लो, समझ में आ रही है बात? हाँ बोल दो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, नहीं तो जान से जाओगे। क्लियर है? ठीक है, तो वो कोर्जन हो गया बेटा। ठीक है, मैं प्रॉपर्टी डिटेन करने की धमकी दूं, पूरा पूरा चैप्टर है, चिंता मत करो। ठीक है। एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबिलिटी अपन लोग अगली कक्षा में कर लेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो दो बेसिक लेक्चर्स हैं वो किसने कंप्लीट किए हुए हैं? तुमने किए हुए हैं। और लेकिन तुमने बहुत ही पहले देखा होगा ना वो दो लेक्चर्स। हाँ तो फिर आप, नहीं लेकिन एक बार फिर दोबारा से मैं वो दो लेक्चर्स तुमको भेजूंगा, आ रहा है समझ में, वो देख लो। है ना, वो बिल्कुल बेस है, किसी भी कानून का भी जनरल कानून कैसे बनता है, ये जो आज डिस्कशन किया ना इस पर ही बेस्ड है। पर वो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा बताया हुआ था मैंने, वो 5-6 साल पहले का है। ठीक है, लेकिन वो बहुत अच्छा है। तो वो जो है वो दोनों एक बार तुम लोग देख लेना। ठीक है ना, उसका मैं लिंक भेज दूंगा तुम्हें। ठीक है, अब इतने ही करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक करके, और फिर हम लोग क्या चालू करेंगे, अकाउंट्स। है ना? ठीक है, चलो। लेक्चर्स देखे तुमने रिकवरी की? हाँ।